नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी एमपी में राहुल और शाह के बीच तेज होती जुबानी जंग की, बघेल के निशाने पर आए पीएम मोदी की, मुश्किल में फंसे नरेंद्र तोमर की, राजस्थान में असम के राज्यपाल के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात तेलंगाना विधानसभा चुनाव की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मोइत्रा को कृष्णानगर पार्टी जिला अध्यक्ष बनाया गया। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर महुआ ने सीएम ममता का जताया आभार। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, पीपल लिबरेशन आर्मी समेत 9 मैतेई संगठनों को 5 साल के लिए किया बैन। 6 साल तक ब्रिटेन पीएम रहे डेविड कैमरन बने नए विदेश मंत्री। पीएम ऋषि सुनक ने कैबिनेट में किया फेरबदल। पीएम ने गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को किया बर्खास्त। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 326 अंकों की गिरावट के साथ 64,934 पर हुआ बंद। निफ्टी 82 अंकों की गिरावट के साथ 19,444 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में 3 दिन बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है, जिससे आज मध्य प्रदेश में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं राज्य में शाह और राहुल के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। तो किसने क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एमपी के चाचौड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनी तो बेमिसाल एमपी को बेस्ट एमपी बनाएंगे। तो शाह के दावे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को ही घेर लिया। राहुल ने नीमच की सभा में कहा कि पीएम मोदी ने नीमच में आकर कहा है कि हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली हैं। ये फैक्ट्रियां किसी को नजर आई? पहले कहा था कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे। किसी के अकाउंट में पैसा आया? इन्हें शर्म भी नहीं आती है। पीएम पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जहां भी जाते थे वहां कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। जब से मैंने जातिगत जनगणना की बात कही है तब से कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। मतलब देश में सिर्फ एक ही ओबीसी है और वो है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने हरदा में हुई रैली में राज्य की शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि एमपी में इस समय 50% कमीशन की सरकार चल रही है। महाकाल कॉरिडोर में चोरी की, व्यापम घोटाला, पटवारी, एमबीबीएस सीट बिकी, लेकिन कोई जांच नहीं की। यहाँ बीजेपी का नेता आदिवासी पर पेशाब करता है। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ जो सरकार चल रही है वो चुराई हुई सरकार है। जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, तभी बीजेपी और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आपकी सरकार आपसे चुरा ली। विधायकों को पैसा देकर भ्रष्ट सरकार वापस ले आए। शाह के वार पर राहुल ने जोरदार पलटवार किया है। इधर मोदी पर बघेल ने निशाना साधा है। आज छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की मौजूदगी से सियासी तपिश काफी बढ़ गई थी। राज्य में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पीएम मोदी ने 2 जनसभाएं की, जहां उनके निशाने पर एक बार फिर सत्ता पर काबिज कांग्रेस की सरकार रही। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। तो क्या कहा बघेल ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 4 महीने के अंदर पीएम मोदी 7वीं बार आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के जमकुही में सुबह एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उनके निशाने पर कांग्रेस सरकार थी। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। पीएम के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले मीडिया से बात करते हुए बघेल ने कहा कि आने दीजिए, चुनाव तक ही आएंगे, उसके बाद तो कभी नहीं आए। कोविड में क्या तकलीफ हुई कभी पूछने नहीं आए। किसानों की तकलीफ, आदिवासियों की तकलीफ कभी नहीं पूछते। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि ये उनका आखिरी दौरा होगा। जी आ रहे हैं कल, आने दीजिए, आते रहेंगे, चुनाव तक के आएंगे, उसके बाद तो कभी आए नहीं। कोरोना में क्या तकलीफ पूछने कभी नहीं आए, है ना। किसानों की क्या तकलीफ हुई कभी पूछे नहीं। यहाँ के आदिवासियों की क्या तकलीफ हुई कभी पूछे नहीं। वो चुनाव समय आते हैं बस। बघेल के इस बयान से राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं पीएम मोदी ने इससे पहले 4 और 5 नवंबर को दुर्ग और डोंगरगांव में रैली की थी। वहीं 2 नवंबर को कांकेर में चुनावी सभा की थी। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे।
बघेल के बयान से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता में तो नरेंद्र तोमर भी दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक और वीडियो आने के बाद बवाल मचा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और दिमनी सीट से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। सवाल किया है कि ईडी अब कहां है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के ठीक 5 दिन पहले सोमवार को केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के करोड़ों के लेन देन का एक और कथित वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। वीडियो में देवेंद्र तोमर इस बार 500 करोड़ रुपए की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद विस्तार से इस पर बात करते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है। नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है। ठीक है, 250 बोला है। तो उसका सीए आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया और आपके पास से वो मुनेडो में आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। तो आपने ये देखा वीडियो। इससे पहले भी 5 नवंबर को देवेंद्र तोमर का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो माइनिंग कारोबारियों से डील की बात कर रहे थे। वहीं नरेंद्र तोमर दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में वोट खरीदने के लिए भ्रष्टाचार से कमाए पैसे का अब इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के इस वीडियो को फेक बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने जमकर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनाथ का ये कहना है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बिचौलियों से 100 करोड़ रुपए की लेन देन की बात कर रहे थे। आज एक और वीडियो आया है, इसमें भैया जी 500 करोड़ रुपए की डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की ईडी, आईटी, सीबीआई ने आंखें मूंद ली हैं। बहरहाल एक तरफ जहां बीजेपी वीडियो को फेक बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है। ऐसे में इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, जब इसकी पूरी जांच होगी। नरेंद्र तोमर पर मोदी ने भी चुप्पी साध ली है। इधर असम के राज्यपाल को लेकर मचे हंगामे पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। तमाम दिग्गज नेताओं ने राजस्थान में डेरा डाल लिया है। इस बीच असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के राजस्थान पहुंचने की खबर ने हंगामा मचा दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एंट्री को लेकर पहले ही अशोक गहलोत आपत्ति जता चुके थे और अब इसमें असम के राज्यपाल की भी एंट्री हो गई है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के राजस्थान पहुंचने की खबर को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बनाए जाने से पहले राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष थे। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन अब वो राज्यपाल हैं। इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता और उदयपुर के पार्टी उम्मीदवार गौरव वल्लभ ने इसे लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की है, जिसमें उन्होंने इसे आचार संहिता का सीधा उल्लंघन बताया है। गौरव वल्लभ ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं, वो संवैधानिक पद पर हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव के बीच असम के राज्यपाल उदयपुर आ रहे हैं। यहाँ पर वो बीजेपी के उम्मीदवार ताराचंद जैन के समर्थन में मीटिंग लेंगे, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। चुनाव आयोग को उनके राजस्थान में आने पर रोक लगानी चाहिए। कांग्रेस की शिकायत पर अब गेंद आयोग के पाले में है। वो कांग्रेस की शिकायत पर क्या कदम उठाता है। वैसे देश में प्रचार चुनाव करने पर राज्यपालों की कुर्सियां तक जा चुकी हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे को लेकर अशोक गहलोत ने कहा था कि संवैधानिक पद पर होने के बाद उपराष्ट्रपति को पार्टी गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तो मेहरबानी रखें। बार बार सुबह शाम आ रही हैं, दौरे कर रही हैं, इसका कोई तुक नहीं है। चुनाव चल रही है राजस्थान में, आप बार बार आएंगे तो क्या समझेंगे। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसका मान सम्मान रखना चाहिए। राज्यपाल के खिलाफ अब चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, इस पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो इस समय उद्धव ठाकरे पर भी लगी हुई हैं। शिवसेना को लेकर पहले ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच टकराव चल रहा है। अब शिवसेना की शाखा को लेकर यह टकराव और तेज हो गया है। उद्धव ठाकरे ने तो सीधे सीधे सीएम शिंदे को चेतावनी तक दे दी है। कहा है कि उनकी सारी मस्ती उतार दूंगा। आखिर क्यों सीएम शिंदे पर भड़के उद्धव ठाकरे, देखते हैं ये रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पर दावे की लड़ाई चल रही है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना की शाखाओं पर दबदबा कायम रखने की लड़ाई चल रही है। इस बीच ठाणे के मुब्रा की शिवसेना शाखा गिराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिवसेना यूबीटी का दावा है कि यहां उनकी शाखा लगती थी, जिसे गिराकर अब शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया है। और इन खबरों के बीच उद्धव ठाकरे खुद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना ही उन्हें सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि चोरों ने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा है, चुनाव तो होने दो, सबकी मस्ती उतार देंगे। खोखी की सरकार ने हमारी शाखा को जमींदोज किया है और उसकी जगह एक खोखा ढांचा रख हमारी जगह पर कब्जा कर लिया है। जितनी जल्दी हो सके खोखा हटा ले, नहीं तो हम आएंगे और खोखा उठाकर फेंक देंगे। अगर हिम्मत है तो पुलिस सुरक्षा छोड़ सामने आए। उद्धव ने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी सरकार आएगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम सभी के पेपर मेरे पास हैं, इन सबकी डिपॉजिट जब्त करवाऊंगा और तुम्हें घर भेजूंगा। मैं लड़ने के लिए मैदान में हूँ, कितने लोग मेरे साथ हैं, ये सब आपको दिखाना है। हम चुनाव में तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर देंगे। उद्धव की इस चेतावनी से महाराष्ट्र में हलचल मच गई है। हलचल तो एमपी में भी मची हुई है। छतरपुर जिले की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे आज छतरपुर पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान निशा ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। तो क्या कहा है निशा ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में छतरपुर की पूर्व डेप्यूटी कलेक्टर निशा बांगरे और उनका इस्तीफा खूब सुर्खियों में रहा है। दरअसल निशा बांगरे के इस्तीफे के मंजूरी के इंतजार में कांग्रेस पार्टी ने बैतूल जिले की आमला सीट अंतिम समय तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन निशा का इस्तीफा मंजूर तभी हुआ जब कांग्रेस ने इस सीट पर पहले मनोज मालवीय को उम्मीदवार घोषित किया। मालवीय का नाम आते ही 24 घंटे में निशा का इस्तीफा स्वीकार हो गया। कांग्रेस ने निशा को टिकट भले ही नहीं दिया, लेकिन उन्हें पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में शामिल कर चुनाव प्रचार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। निशा बांगरे इस समय चंबल अंचल में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। दरअसल उन्होंने सीएम शिवराज पर जान से मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार मेरी आवाज दबाना चाहती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरा जान लेना चाहते हैं। मेरी जान आज भी संकट में है। सुरक्षा के लिए मैंने पुलिस से मदद भी मांगी थी। कुछ दिनों तक मेरे पास सुरक्षा गार्ड रहे, हालांकि बाद में सुरक्षा वापस ले ली गई। बहरहाल अब पूर्व डेप्यूटी कलेक्टर के इस गंभीर आरोप के बाद बीजेपी किस तरह से प्रतिक्रिया देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। मध्य प्रदेश के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जहाज के डूबने की आड़ से सबसे पहले चूहे कूदकर भागते हैं और उसका कैप्टन सबसे बाद में। लेकिन बीजेपी में तो इसका कुछ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीजेपी के चुनावी पोस्टर से पीएम मोदी का फोटो गायब हो गया है। तो भैया, जिस फोटो के आधार पर, जिस चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा था, वही गायब हो गया है। तो इसका मतलब क्या ये लगाया जाए कि जनता का मैसेज कैप्टन तक पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात तेलंगाना की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने चुनावी मैदान मारने के लिए अपनी कमर कस ली है। वहीं अब जनता भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खासकर इस बार मतदान से पहले ही महिलाओं ने अहम योगदान दे दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने इतिहास भी रच दिया है। दक्षिण राज्य तेलंगाना की सियासत को समझना बेहद ही मुश्किल है। यहाँ जनता का मिजाज कैसा है, वो किस दल के साथ होंगे, ये कह पाना बेहद ही मुश्किल भरा होता है। और इस बार तो हवा का रुख बदला बदला सा है, क्योंकि महिला वोटर्स भी चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं।
महिला वोटर्स की तादाद इस कदर बढ़ी है कि इतिहास ही बन गया है। तेलंगाना के गठन के बाद ये पहली बार है कि जब यहाँ पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने तेलंगाना की अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को देखें तो पता चलता है कि चुनावी लिंग अनुपात 1000.2 हो गया है। इस साल जनवरी में ये लिंग अनुपात 992 था। पिछले महीने ये बढ़कर 998 हो गया था और अब ये 1000.2 हो गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से बताया गया है कि मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, वोट ट्रांसफर, नाम जुड़वाने और काटने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में 35,73,000 से अधिक लोगों के नाम जोड़े गए हैं। वहीं 9 लाख के करीब लोगों के नाम हटाए गए हैं। लगभग 16 लाख नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपना मतदान का पता बदलवाया है। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार तेलंगाना में कुल 3,26,18,205 मतदाता हैं। इसमें से 1,62,98,418 पुरुष हैं और 1,63,01,705 महिलाएं शामिल हैं। वहीं तेलंगाना में 2,676 मतदाता थर्ड जेंडर के पंजीकृत हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि इस बार महिलाएं इतिहास रच रही हैं और लोकतंत्र के महापर्व में अहम योगदान दे रही हैं। अब ये बढ़ता हुआ आंकड़ा कौन सी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएगा, ये नतीजों में देखना दिलचस्प होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।